और जेसीए स्टेडियम रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कल। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज करेंगे अभ्यास, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका जिले के जरमुंडी थाना क्षेत्र स्थित भालकी गांव में पेट्रोल कांड की पीड़िता की मौत पर दुख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। इधर इस मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि एक युवक ने युवती के घर घुसकर उसे जिंदा जलाने का प्रयास किया था। युवती को गंभीर हालत में फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रांची स्थित रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची लाने के क्रम में कल उसकी मौत हो गई थी। सभी जगहों की जानकारी हमें और आपको मालूम है कि उन पर कार्रवाई भी चल रही है। जो लोगों ने कृत कार्रवाई की है उन सभी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया और हमारा प्रयास है कि सरकार, पुलिस, प्रशासन अपना कार्य मुस्तैदी से करे और जो गुनाह करे उसको कड़ी से कड़ी सजा अविलंब करे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने युवती की मौत पर दुख जताया है। श्री मुंडा ने अपने शोक संदेश में कहा कि जरमुंडी की एक युवती की पेट्रोल डालकर आग लगाने के बाद इलाज के दौरान निधन की खबर सुनकर मर्माहत हूं। भगवान उनके परिजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति दे। महिलाओं की सुरक्षा पर भाजपा ने सवाल उठाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया कि राज्य में बढ़ रही दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीधे तौर पर जिम्मेवार हैं। के साथ जिस प्रकार से अनाचार की घटना, चाहे लोहरदगा की घटना हो, चाहे वो संथाल परगना के जरमुंडी की घटना हो, पूरी तरह से जनता को झकझोर करने वाला काम हुआ है। आज पूरी झारखंड में कानून व्यवस्था लचर है। सरकार पूरी तरह से कानून व्यवस्था को बनाने में विफल है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से रांची में शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान कई सत्र होंगे, जिसमें मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कई टिप्स दिए जाएंगे। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अनवर हयात ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरा जाएगा और उन्हें इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जन जन को वाकिफ करा सकें। मुख्य उद्देश्य ये है कि आप तो जानते हैं कि प्रशिक्षण शिविर अभी अल्पसंख्यक मोर्चा का करीब 10 साल के बाद हो रहा है हमारे झारखंड में। तो मेरे कार्यकर्ता को सुचारू रूप से हम कैसे आगे बढ़े, हमारे तो सभी ज्वेल हैं, सभी हमारे हीरे हैं और जब हीरा को तराशा जाता है तब उसमें चमक आती है। और यहाँ से जो प्रशिक्षण करके हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, पूरे झारखंड में भाजपा का परचम लहराएगा। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और सांसद विद्युत वरण महतो ने कल करीब 7.25 करोड़ रुपए की 57 योजनाओं का शिलान्यास किया। छह करोड़ 69 लाख रुपया की विभिन्न योजनाओं को जनहित में शिलान्यास किया गया है, जिसमें सड़क है, नाली है, उसमें हाई मस्ट लाइट है, कुछ शौचालय हैं। इस तरह की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो जनहित में, जिनको जनता के हित में काम करना था। और लगातार प्रयास हो रहा कि क्षेत्र में बेहतर तरीके से गुणवत्ता आधारित काम हो और
उसके लिए लगातार प्रयास हो रहा है। और वायुसेना दिवस पर चंडीगढ़ के साथ आज पूरी दुनिया भारतीय वायुसेना के शौर्य को देखेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा चंडीगढ़ और आसपास के राज्यों से करीब 35,000 लोग सुखना लेक पहुंचेंगे। इससे पहले आज सवेरे वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने एयरफोर्स की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर चंडीगढ़ में कहा कि इस ऐतिहासिक अवसर पर यह घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा के निर्माण को मंजूरी दे दी है। और हेलीकॉप्टरों ने करतब दिखाए। इस मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया। On the solemn occasion of Air Force Day, Chief of the Air Staff has issued a message for all the environment where it is becoming increasingly enhanced. We are well and truly prepared to take on everything that comes our way, and the credit for that goes to all of you. The traditional domains of land, sea and air have expanded to include space and cyber. We are increasingly seeing the conversion of all these domains into one continuum in the form of hybrid warfare. The use of non-kinetic and non-lethal warfare to supplement kinetic means has changed the way wars will be prosecuted. Therefore, conventional systems and weapons will need to be augmented by modern, flexible and adaptive technology. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वायुसेना दिवस पर बधाई दी है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी शेयर किया है। नभा स्पृंशा दीप्तम के आदर्श वाक्य के अनुरूप भारतीय वायुसेना ने दशकों से असाधारण कौशल का प्रदर्शन किया है। भारतीय वायुसेना ने राष्ट्र की रक्षा के साथ ही आपदाओं के दौरान उल्लेखनीय मानवीय मूल्यों को प्रदर्शित किया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो भी साझा किया। आसमान की बातें तो निराली होती ही है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। आपकी ये हुंकार दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सबको हो। 8 अक्टूबर को हम वायुसेना दिवस मनाते हैं। 1932 में 6 पायलट और 19 वायु सैनिकों के साथ एक छोटी सी शुरुआत से बढ़ते हुए हमारी वायुसेना आज 21वीं सदी की सबसे साहसिक और शक्तिशाली एयरफोर्स में शामिल हो चुकी है। यह अपने आप में एक यादगार यात्रा है। राज्य के विभिन्न जिलों से कौशल विकास और रोजगार के लिए चयनित 69 जनजातीय युवतियों को कल टाटानगर से बेंगलुरु के लिए रवाना किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पहल पर सरायकेला, खरसावां, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले की इन युवतियों का चयन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हुआ है। टाटा समूह की इस कंपनी में इन सभी युवतियों को 1 साल का कौशल विकास प्रशिक्षण देने के बाद कंपनी में नौकरी दी जाएगी। इससे पहले लगभग 800 जनजातीय युवतियों का चयन टाटा समूह ने अपने हुसूर प्लांट के लिए किया था। इधर देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 2,797 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 3,884 कोरोना वीरों ने इस महामारी को पराजित कर जिंदगी की जंग जीती। देश में फिलहाल कोरोना के 29,251 मामले
सक्रिय हैं और ज्यादातर इलाकों में कोविड संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कई नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि कई मरीज स्वस्थ भी हुए। रांची में इस दौरान कोरोना के 4 नए मरीजों की पहचान की गई, जबकि 6 मरीज कोविड को मात देने में सफलता हासिल किए। वहीं स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कोविड के 12 मरीज सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब तक 2 अरब 18 करोड़ 93 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत अस्पतालों में QR कोड आधारित त्वरित OPD पंजीकरण की शुरुआत की है। ये सेवा पुराने और नए दोनों प्रकार के रोगियों के लिए उपलब्ध होगी। रोगी QR कोड स्कैन कर अपना नाम, पिता का नाम, आयु, लिंग, पता और मोबाइल नंबर जैसे विवरण अस्पताल के साथ साझा कर सकेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इससे OPD पंजीकरण पर कम समय लगेगा और रोगी लंबी कतारों में इंतजार करने से बच सकेंगे। एम्स नई दिल्ली के निदेशक ने परिसर के अंदर अनाधिकृत लोगों को पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। अनाधिकृत लोग पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं एम्स निदेशक की ओर से जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि एम्स परिसर के अंदर या अस्पताल को किसी भी विभाग में ऐसे शख्स का प्रवेश मना है। यदि कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति किसी स्टाफ या डॉक्टर की नजर में आता है तो वो 9355023969 नंबर पर व्हाट्सएप कर रिपोर्ट कर सकते हैं। सिक्योरिटी स्टाफ को ऐसे लोगों को एम्स पुलिस आउटपोस्ट को सौंपने के लिए कहा गया है। साथ ही सभी स्टाफ और डॉक्टर को अपना ID कार्ड पहनने को कहा गया है ताकि अनाधिकृत लोगों की पहचान आसानी से हो सके। सर्कुलर में कहा गया है कि मरीजों को ऐसे लोगों की लालच में मरीज ना पड़े। इसके साथ ही सभी विभागाध्यक्षों को प्रतीक्षा सूची के मरीजों को भी अटेंड करने को कहा गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पलामू जिले में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 की भोगू गांव से सांखा गढ़वा रोड को 4 लेन का बनाने के लिए करीब 1400 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इसकी स्वीकृति दिए जाने पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने श्री गडकरी के प्रति आभार जताया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक के लिए बढ़ा दी है। पहले ये तिथि 30 सितंबर तक थी। वहीं मंत्रालय ने कहा है कि आवेदक राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। पुराने पोर्टल पर आवेदन कर चुके लोग भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। राज्य में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बताया कि पहले चरण में लगभग 26,000 शिक्षकों के पद पर नियुक्तियों को लेकर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC को अधियाचना भेज दी गई है। इस परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जो पूर्व में JTET की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि दूसरे चरण में बाकी 24,000 शिक्षकों के पद पर नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने के पहले शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजित की जाएगी। इधर पारा शिक्षकों की आकलन परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में आज से स्वदेशी मेला लगाया जा रहा है। 16 अक्टूबर तक लगने वाले इस मेले के संयोजक अशोक गोयल ने बताया कि इसमें झारखंड सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात और बिहार सहित 19 राज्यों से स्टॉल धारकों की सहभागिता होगी। प्रतिदिन कुछ न कुछ 2-3 सेशन में कार्यक्रम रहे। तो स्वदेशी मेला हो रहा है। ये कोरोना के बाद का मेला है, इसलिए स्टॉल धारकों में भी काफी अच्छा उत्साह है और लगभग 17-18 स्टेट से लोग आ रहे हैं। मेले की विशेषता रहती है वो तो रहेगी ही, उसके अलावा इस बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी रहने वाले हैं। और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उसे आज रांची में ईडी के विशेष कोर्ट में पेश किया जाएगा।
अमित अग्रवाल का नाम अवैध खनन घोटाला से संबंधित ईडी की अभियोजन शिकायत में आया था। झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता राजीव कुमार के खिलाफ भी शेल कंपनी से संबंधित जनहित याचिका वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए मांगने की शिकायत अमित अग्रवाल ने दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद कोलकाता पुलिस ने राजीव कुमार को गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। लोग अपने सुझाव 28 अक्टूबर तक दे सकते हैं। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। वहीं प्रधानमंत्री ने लोगों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश हिंदी या अंग्रेजी में रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। लोग 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं और SMS लिंक प्राप्त होने पर प्रधानमंत्री को अपने सुझाव दे सकते हैं। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में आज सवेरे से ही आसमान साफ और धूप खिला हुआ है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने अपने पूर्वानुमान में बताया कि अगले 5 दिनों तक कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकांश जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच कल रांची के JSCA स्टेडियम में दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। कल होने वाले मुकाबले से पहले आज दोनों टीमों के खिलाड़ी अभ्यास करेंगे। इससे पहले कल दोनों टीमों के खिलाड़ी रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डा पहुंचे, जहां क्रिकेट प्रेमियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। मैच को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके लिए 4 IPS, 20 पुलिस उपाधीक्षक, 40 इंस्पेक्टर, 84 सब इंस्पेक्टर और लगभग 2000 जवान तैनात कर दिए गए हैं। बांग्लादेश में महिला एशिया कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से हरा दिया। भारतीय टीम ने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं। भारतीय टीम को एकमात्र हार शुक्रवार को पाकिस्तान से मिली है। अंक तालिका में नंबर 1 पर बने रहने के लिए भारत को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश के खिलाफ जीत हासिल करनी होगी। वहीं बांग्लादेश की कोशिश भारत को हराकर पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 स्थान पर पहुंचने की होगी। वहीं दूसरे मुकाबले में मलेशिया की श्रीलंका से भिड़ंत होगी। गुजरात में चल रहे 36वें राष्ट्रीय खेल की महिला हॉकी के सेमीफाइनल में झारखंड का मुकाबला पंजाब से होगा। झारखंड ने कल खेले गए मैच में उत्तर प्रदेश को 1 के मुकाबले 6 गोल से पराजित कर दिया। झारखंड के लिए संगीता ने 2 और ब्यूटी, विनिमा, दीपिका और प्रमीला ने 1-1 गोल किए। अब तक पदक तालिका में सर्विसेज 41 स्वर्ण सहित 99 पदकों के साथ सबसे ऊपर है। बात अगर हॉकी की करें तो मध्य प्रदेश की महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शुक्रवार को खेले गए पहले क्वार्टर फाइनल में मध्य प्रदेश ने ओडिशा पर 4-2 से जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। महिला हॉकी के दूसरे क्वार्टर फाइनल में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को हरा दिया है। इस एक तरफा मैच में हरियाणा की टीम ने कर्नाटक को 6-0 के बड़े अंतर से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। गुजरात से गौरव कुमार की रिपोर्ट, DD न्यूज। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज पुण्यतिथि है। 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा में उनका जन्म हुआ था। जन्मे JP आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहते हुए एक समाजवादी और राजनीतिक नेता बनकर उभरे। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता के तौर पर लोगों के प्रेरणा स्रोत JP ने 70 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। उन्होंने विद्यार्थियों को साथ लेकर
ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि 1977 में एकजुट विपक्ष के सामने इंदिरा गांधी को करारी पराजय का सामना करना पड़ा। साल 1998 में भारत सरकार ने जेपी को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा था। साल 1979 में बीमारी के चलते पटना में उनका निधन हो गया। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है डीडी न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का असर मानव के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे में लोगों को ग्रीन एनर्जी के बारे में जागरूक करना जरूरी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के हेल्थ और एनर्जी पर आयोजित एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ग्रीन एनर्जी पर काम कर रहा है। भारत 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा 450 गीगावाट ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के 95% अस्पतालों में इलेक्ट्रिसिटी है। भारत सरकार ने उज्ज्वला योजना के जरिए हर घर कुकिंग गैस पहुंचाई है ताकि धुएं से पर्यावरण के नुकसान को बचाया जाए, साथ ही महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर न पड़े। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक हर साल वायु प्रदूषण के कारण 70 लाख बच्चे प्रीमेच्योर पैदा हो रहे हैं, जो एक गंभीर खतरे की ओर इशारा कर रहा है। आकांक्षी जिला योजना के तहत जंगल और दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा की लौ जगमगाने लगी है। पेश है पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत डुमरिया प्रखंड में पहाड़ की चोटी पर चल रहे उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लखाईडीह से ये खास रिपोर्ट। जमशेदपुर मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर डुमरिया प्रखंड में पहाड़ की चोटी पर उत्क्रमित मध्य विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय लखाईडीह एक ही परिसर में चलते हैं और यहां कक्षा 1 से लेकर 8 तक 100 छात्र हैं, जबकि 9वीं कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। आकांक्षी जिला योजना के तहत यहां बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है ताकि वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बन सकें। पढ़ाई वढ़ाई भी बहुत अच्छा ही चलते हैं, फिर खेलकूद भी होता है, थोड़ा मैदान की जरूरत है, थोड़ा 1 किलोमीटर जाना पड़ता है। इसमें ST और आदिम जनजाति के छात्र पढ़ते हैं, बालक पढ़ते हैं। इसमें हम लोग 1 से 8 तक 100 बच्चा और 9वां में 30 बच्चा, टोटल 130 बच्चा का नामांकन लेते हैं। इसमें हर तरह की फैसिलिटी भी दिया जाता है। खास बात यह है कि विद्यालय के 13 किलोमीटर की परिधि में जंगल ही जंगल है। दुर्गम इलाका होने के बावजूद आकांक्षी जिला योजना की बदौलत इस विद्यालय में स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था है। लखड़ी में पढ़ता हूँ, पूरा जंगल से घिरा हुआ है, रास्ता खराब है और रास्ता के चलते हम लोग बीमार पड़ते हैं और जंगल भी सुंदर है। रास्ता सबसे पहला तो हम लोग को रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। आप लोग देख ही रहे हैं कि पहाड़ के बेटा में बहुत दिक्कत होता है, गार्जियनों को आने में भी दिक्कत होता है, बच्चा को भी आने में दिक्कत होता है और हम लोग को भी खास करके बहुत ही दिक्कत होता है। इस क्षेत्र में मूल रूप से आदिवासी और सबर जनजाति के लोग रहते हैं और इन स्कूलों में डुमरिया, गुड़ाबांधा, पोटका और मूसाबनी प्रखंडों के आदिवासी सबर जनजाति के अनाथ बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी प्रतिभा को यहाँ तराशा जा रहा है। शिक्षकों की माने तो अगर यहाँ कुछ सुविधाएं और जोड़ दी जाएं तो उससे सबका भला होगा। ये अधिकतर आदिवासी और यहाँ एकल अभिभावक या फिर अनाथ बच्चे, उसका सबसे पहले चयन होता है। हम लोग उसी को देखते हैं। पहले अभी तो जिला से भी अनुमोदन उसी आधार पर होता है बच्चा का। पहले हम लोग वही करते थे जो अनाथ है या फिर जिसका गार्जियन कोई पढ़ाई छोड़ दिया है, उसी तरह का बच्चा को हम लोग पहले रखते थे। पूर्वी सिंहभूम जिले की उपायुक्त विजया जाधव ने बताया कि इस इलाके में हफ्ते में 2 दिन स्वास्थ्य कैंप लगता है, साथ ही स्कूल में फर्स्ट एड की भी व्यवस्था है। उन्होंने बताया कि लखाईडीह में सुविधाओं के विस्तार के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
वहाँ सप्ताह में 2 दिन हेल्थ कैंप लगता है। वहाँ डॉक्टर्स एक्सक्लूसिवली बैठते हैं। वहाँ बेसिक जितना भी बीमारियाँ हैं उनका इलाज होता है। और स्कूल्स में भी हमने फर्स्ट एड रखा हुआ है। वहाँ जो ऊपर पहाड़ के ऊपर स्कूल्स है, तो ऐसी कोई इवेंचुअलिटी आती है तो बेसिक लेवल का प्रिलिमिनरी उपचार करने की व्यवस्था है। बाकी फर्दर अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस है या कोई ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है तो आपको नीचे आना ही पड़ेगा। जंगल और दुर्गम इलाकों में भी शिक्षा की लौ जगमगाने के पीछे आकांक्षी जिला योजना का बड़ा श्रेय है। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन के बगैर शायद ये सब कुछ संभव नहीं हो पाता। जमशेदपुर से राजेश कुमार लाल दास के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। केंद्र सरकार गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं से गिरिडीह में कई ऐसे परिवार हैं जिनकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आया है। गिरिडीह की ममता, मालती और रेणु जैसी महिलाएं कच्चे मकान का दर्द बताती हुई कहती हैं कि बरसात का दिन और रात उनके लिए नर्क के समान था। गरीबी के कारण पक्का मकान बना नहीं सकते थे और रात भर जाग कर बिताते थे। आज केंद्र सरकार ने उन लोगों को पक्का मकान देकर उनके सपने को पूरा किया है। पहले हम लोग का कच्चा मकान था, जहाँ पर सोते थे वहीं पर पानी गिरता था, छूता था, अंदर आता था, डर लगता था कहीं कपड़ा उपड़ा उचाड़ के नहीं जाएगा। उसके बाद हम लोग का सरकार तरफ से घर मिला था, हम लोग अभी बहुत खुश हैं। पहले मिट्टी घर में रहते थे, कच्चा मकान था, चुभता था, दिक्कत होता था रहने में। मोदी जी दिए हैं घर, मकान, रह रहे हैं अच्छा से, बाल बच्चा सब खुश हैं। मोदी जी को धन्यवाद। गिरिडीह के उप विकास आयुक्त शशिभूषण मेहरा कहते हैं कि इस योजना के तहत गिरिडीह के ग्रामीण इलाकों में 1,06,000 से अधिक लोगों को आवास का लाभ दिया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक 82,000। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। दूरदर्शन झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्रिका में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मुख्यमंत्री ने दुमका जिले के जरमुंडी में पेट्रोल कांड के पीड़ित परिजनों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा। भाजपा ने महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल। जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल पर टाटानगर से बेंगलुरु के लिए सरायकेला खरसावां से चयनित 69 जनजातीय युवतियां ट्रेन से रवाना। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने दी शुभकामनाएं। राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द। शिक्षा विभाग ने JSCC को भेजी अधियाचना। पारा शिक्षा आकलन परीक्षा के लिए 18 तक कर सकते हैं आवेदन। और JCS स्टेडियम रांची में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे कल। दोनों टीमों के खिलाड़ी आज करेंगे अभ्यास। सुरक्षा के कड़े इंतजाम।